नौकरों पर जो गुजरती है मुझे मालूम है, बस कर्म कीजिए मुझे बेकार रहने दीजिए। अकबर इलाहाबादी का यह शेर रवि यादव पर सटीक बैठता है। पहले उसने पुलिस में नौकरी के लिए दिन रात मेहनत की। नौकरी मिल गई तो महकमे के अंदर खाने में जो कुछ चल रहा वह रवि को ठीक नहीं लगा। उन्होंने सुधार के लिए अपने उच्च अधिकारियों को पत्र लिख दिया और पत्र लिखने की इस गुस्ताखी ने उन्हें चौथे साल में ही नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नौकरी गंवाने के बाद अब वह गांव में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए गांव में इन्होंने सड़क के किनारे अपने ही खेत में एक छप्पर रख दिया और यहीं पर अब नियमित पाठशाला लगाते हैं। महज 10 बच्चों के साथ शुरू हुई इस पाठशाला में अब 100 से अधिक बच्चे आते हैं। रवि यादव के जीवन संघर्षों से जुड़ी इसी कहानी को समझने के लिए आज हम अपने साथी आशीष श्रीवास्तव के साथ करंजा कला विकास खंड के कुहिया गांव आ गए हैं। यह कुहिया गांव रवि यादव का गांव है और यहीं पर इनकी ये पाठशाला चलती है। तो आइए आगे की कहानी उनसे ही सुनते हैं। हमारा नाम रवि यादव है। अच्छा, इसके पहले आप किसी नौकरी में थे? जी, किस नौकरी में थे? मैं पुलिस विभाग में था, कांस्टेबल के पद पर। किस सन में थे आप? 2017। 2017 में। नहीं, अभी हम नौकरी में नहीं हैं अच्छा और हमें अपने हक अधिकार की मांग करने पे अच्छा, नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकाल। जी, कितने साल आप नौकरी किए? लगभग 3 साल से ज्यादा, 4 साल के करीब नौकरी। 4 साल नौकरी। किस जिले में आप रहे? बलिया जिले। थाना? 1-2 बार थाना था, कुछ दिन उस पे थे, उसके बाद पुलिस लाइन में भी थे, साइडो ड्यूटी में भी थे। तो क्या कुछ ऐसा आपने देखा है विभाग में कि जो आपको ऐसी आवश्यकता पड़ गई? क्या आपके मन में आया ऐसा? नहीं, कुछ समस्याएं थी विभाग में। मुझे लगा कि कुछ पीड़ा है सिपाहियों की भी और पब्लिक की भी, क्योंकि पब्लिक के परिवार से ही वो जो भी सिपाही होते हैं वो भी तो जनता के ही घर से हैं। तो उसी पीड़ा पे मैंने अपने हक अधिकार को लेकर मांग करी और उसने मुझे बाहर निकाला। तो जैसे आपको तो बर्खास्त कर दिया गया, जी, बाकी जो पुलिसकर्मी अभी काम कर रहे हैं वो किस हालत में काम कर रहे हैं? वो वैसे काम कर रहे हैं जैसे पहले से पुलिस विभाग चल रहा है। हाँ हाँ। और पुलिस विभाग में 1861 का काला कानून लागू भी है आज तक, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। बहुत सी चीजें हैं जो सिपाहियों के प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं है। अच्छा जी तो अब तो आप सिस्टम से बाहर हो गए। जी तो जैसे होता है कि सिस्टम के अंदर रह के लोग लड़ाई लड़ते हैं, जी। तो ऐसे में अब आपकी लड़ाई क्या खत्म हो गई है या जारी है? नहीं, अभी बहुत से लोग हैं पुलिस विभाग में भी हैं और पुलिस के रिटायर्ड लोग भी हैं। हमारे सीनियर लोग हैं, दरोगा जी लोग जो रिटायर्ड हैं, वो लोग भी अभी उस जो लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुलिस कर्मियों को भी बराबरी का हक मिले, अधिकार मिले। अच्छा जी। तो आपकी नौकरी पाने की अभी उम्मीद है? उसकी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर यहीं पर इसको खत्म कर रहे हैं? जैसे नौकरी के लिए तो हम लोग जब कोई भी बर्खास्त होता है तो वो कोर्ट की शरण में जाता है। तो मैं भी जो है, मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। तो मैं भी जो है हाई कोर्ट में मेरा कुछ आपको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है या कुछ आपकी जैसे कोर्ट में आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही होगी तो क्या स्थिति है कोर्ट आपके पक्ष में कभी? जैसे मुझे तो बिना जांच बर्खास्त किया गया था। अच्छा, और मुझे तो क्या मतलब एसपी स्तर से बर्खास्तगी हुई है आपकी या ऊपर से कहीं से आदेश आया था? नहीं, एसपी महोदय ने बर्खास्त किया था। तो कोर्ट से आपको राहत मिलने की उम्मीद है? जी, जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सही हैं तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय भी मिलेगा। अच्छा, इस सब समय में आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही है? जैसे आपका परिवार किस परिवार से आप आते हैं? हम लोग भी मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से ही हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसानी करते हैं। नौकरी छूटने के बाद हम भी खेती में उनका हाथ बटाते हैं और यही बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। नहीं, जैसे हमने परिवार को बताया कि मैंने अपने जो है अधिकारों की मांग की, मुझे फर्जी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया, तो मेरे परिवार को भी कोई अफसोस नहीं है। परिवार आपके साथ है? आपके मतलब उन्हें ये भी है कि इनके साथ गलत हुआ। अगर इन्होंने अपने अधिकारों की बात की तो उस पर विचार करना चाहिए। अगर नहीं करना है तो मना कर देना चाहिए, लेकिन नौकरी से निकाले जाने का उसमें कोई हमें वो है। तो फोर्स में जाने के
पहले, पुलिस फोर्स में जाने के पहले आप तमाम गांव गिराव हर जगह आप देखते रहे होंगे कि पुलिस में किस तरह का करप्शन है, किस तरह की उनकी ड्यूटी है। तो आपको पहले ही पता रहा होगा कि पुलिस में हम जाएं या ना जाएं। तो ऐसे में आप जा करके वहाँ पे इस सब चीजों को देखे तो पहले से भी तो आपको एहसास रहा होगा ना। ये हम जानते थे, लेकिन अगर हर एक सिपाही जो वर्दी में हो, अगर वो ही ये सोचने लगे कि मैं अगर सच के खिलाफ या फिर जो है मतलब सच बोलूंगा झूठ के खिलाफ, या जो हमारे लोगों का शोषण हो रहा है अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर तो कोई भी वर्दी वाला सच बोल नहीं पाएगा। नहीं तो एक तो आपकी यूनिफॉर्म फोर्स है, इसमें तो आवाज उठाने और धरना प्रदर्शन देने की तो इसमें हमें सख्त मनाही है। हमें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम आपने- अपने अधिकारों की मांग कर सकते आपने कोई पत्राचार किया था? हैं। जी तो उस पत्राचार की सजा मिल रही है आपको? हाँ, उसी के बाद मेरे ऊपर कार्रवाई हुई और इसके अलावा मेरा कोई अपराध कोई ऐसे इसके पहले आपको कोई पनिशमेंट मिला है? नहीं। कोई पनिशमेंट नहीं। अच्छा, आपकी वहाँ पे बर्खास्तगी कब हुई? हमारी बर्खास्तगी 16 सितंबर 2021 को। तो जब आपकी बर्खास्तगी हुई इसको लेकर के आपको उस समय कैसा महसूस हुआ कि मुझे कोई इस तरह की बात नहीं हुई, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैंने सच बोला या जो है मैंने जो बात मांग उठाई है वो सही है। बस मुझे खेती करते करते फिर मुझे अपने गांव के बच्चों से मैं बराबर मिलता रहा। छोटे छोटे बच्चों से मेरा बहुत संबंध होता है, दोस्ताना संबंध, तो मैं छोटे बच्चों को ही अपना दोस्त बनाता हूँ। मैंने देखा कि बच्चे जो है वो अच्छे व्यवहारिक थे, लेकिन उनके पास शिक्षा का अभाव था। और मुझे ये भी लगा कि इन बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में 6 साल से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था है और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। सरकार उस पर लगातार काम भी कर रही है। बहुत अच्छी सुविधा है, आप प्राइमरी विद्यालय में जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी। तो ये जो बच्चे आते हैं कहाँ के हैं? प्राइवेट? ये हमारे ही गांव के हैं और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, प्राथमिक में भी पढ़ते हैं, लेकिन प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। अब तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे सीख रहे हैं, कुछ बच्चे अभी नए भी हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे पहले 2 घंटा शाम को इस उसमें बैठे कि मुझे पढ़ना है। जब ये बैठने लगेंगे तब धीरे धीरे ये पढ़ने लगेंगे और सीखने लगेंगे। क्योंकि ये जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं, ये बच्चे शाम को जब भी मैं गांव में अपने जाता था तब ये मुझे खेलते हुए ही दिखते थे। और ये लोग गोली कौड़ी गुल्ली डंडा ये सब खेल खेलते थे। इन बच्चों को मालूम भी नहीं है कि इन खेलों का इस देश में कोई महत्व नहीं। और जो असली खेल हैं कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, इन लोगों को मालूम हो। तो हम बच्चों को सुबह में कबड्डी और खो खो भी खिलाते हैं, कुश्ती भी लड़वाते हैं। अच्छा, मतलब शारीरिक शिक्षा भी चल रही है जी सुबह में। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं इस काम को करते आपको कितना दिन हुआ बच्चों को पढ़ाते? 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो कैसे बच्चों को आपने बुलाया यहाँ पे? अपने बच्चों को हमने बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो शुरू में हमारे यहाँ सिर्फ 10 बच्चे आ रहे थे। हमने 10 बच्चों को पढ़ाया तो और लोगों के गार्जियंस देखने लगे तो अपने बच्चों को ला के पहुँचाने लगे। फिर कुछ लोग आके पूछे कि हम भी अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो हम के भेजिए। और आप इधर देख सकते हैं बच्चों की संख्या जो है, इधर बैठने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है मड़ई के अंदर, इसलिए कुछ बच्चों को बाहर भी बैठना होता है। और मतलब अभी संख्या बढ़ रही है? हाँ, अभी भी बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अभी रोक के रखे हैं नए बच्चों को। लोग यही जानते थे कि जो पुलिस का रवैया होता है, पुलिस का व्यवहार होता है तो आम जनता के प्रति ठीक नहीं होता, तो उन्हें ही दोषी मानते हैं, क्योंकि वो जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं दूसरों को। तो और आप पुलिस सेवा से आए तो आपको ये लगता है कि नहीं, पुलिस के साथ ही जो है बहुत चीजें गलत हो रही हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये कहाँ अंतर है, कैसे? देखिए, अभी जब आप पुलिस को देखेंगे तो जैसे लगता है कि पुलिस में कि ये लोग केवल अत्याचार ही करेंगे, शोषण ही करेंगे, खाने पे पैसा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह हर जो है सेक्टर में कुछ लोग गलत होते हैं। पूरी दुनिया में सभी लोग सही नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से पुलिस विभाग भी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सिपाही भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, आप जान रहे हैं। बहुत से एसपी हैं, डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है उन लोगों ने। और एक अच्छा विभाग भी है पुलिस विभाग, लेकिन उसमें प्रताड़ना है। क्योंकि पुलिस विभाग में जो भी जाते हैं सिपाही के पद पे या बड़े पद पे भी जो जाते हैं, वो भी हमारे आप के परिवार के होते हैं, नॉर्मल परिवार से। तो वो जाके वहाँ फिर उस चीज को समझ पाते हैं, उस पीड़ा को।
उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है। और अगर कोई इस तरह का करप्शन जाके उधर विभाग में करता है तब उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको लगता है सब सही हो रहा है, पुलिस सही है। वो जनता के साथ बदसलूकी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन जो जनता के प्रति वफादार लोग हैं, जिनको समाज को लेके पीड़ा है, चेतना है, वो नहीं चाहते हैं कि अपराध। आप पुलिस सेवा से फिर आके बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप जैसे वहाँ नौकरी से निकले, बर्खास्त किए गए, तो गांव के लोगों को जो गार्जियंस हैं इन बच्चों को, बच्चे के, तो उनको नहीं लगता या उनकी कभी शिकायत नहीं होती कि भाई आप तो भाई इन बच्चों को एकदम क्रांतिकारी बना दोगे अपने जैसा? नहीं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि अभी इन बच्चों को मैं सुबह में लेके जाता हूँ दौड़ने, फिर वहाँ पीटी परेड कराता हूँ, यहाँ पे लाके हम योगा कराते हैं, जिससे ये शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ के कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मानसिक रूप से फिट रहने के लिए हमें शारीरिक रूप से फिट रहना होगा, इसलिए सुबह में बच्चों को योगा जरूर कराते हैं। और इनके परिवार के लोग खुश भी हैं। बच्चे जो है, मैं जब बुला लेता हूँ बच्चे आ जाते हैं, गार्जियंस को ये विश्वास है कि वो जो है मास्टर साहब अगर पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाएंगे, और उसी विश्वास और उम्मीद पे इनके गार्जियंस बच्चों को यहाँ भेजे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है गार्जियंस की जो उम्मीदें हैं, मेरे ऊपर जो विश्वास है, मैं उस पर और अच्छा काम करके इन बच्चों को शिक्षा दे सकूँ। आपने कहा जो है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, इस नाते ये यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नीला परचम और ये आपका गमछा भी मिला जी। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो है कोई ऐसी बात जिससे आप इंस्पायर्ड हुए हों, प्रभावित हुए? जी, बहुत सी बातें हैं। बाबा साहब की हमने कई किताबें भी पढ़ी। तो पहली चीज तो बाबा साहब ने संविधान बनाने में भूमिका भी निभाई थी, पूरे देश को मालूम है, और लोग उन्हें संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। जब मैं पुलिस की नौकरी में गया तो सबसे पहले हमने संविधान को पढ़ा, और मुझे लगा कि अगर बाबा साहब ने बनाया, किसी को, सारे देशवासियों को, किसी भी जाति धर्म को उन्होंने कोई ठेस नहीं पहुंचाई, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सबको बराबरी का और समता का अधिकार दिया है, तो मुझे ऐसे महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। मेरे अंदर चेतना जगी कि एक व्यक्ति जो अपने बच्चों की कुर्बानी देके अपने परिवार को उजाड़ कर पूरे जो है भारत को इतना अच्छा संविधान दिया, और उन्होंने उस दौर में पढ़ाई की जब उस जाति के लोगों को, यानी कि बराबरी का दर्जा नहीं था, समाज को, शूद्रों को स्कूलों में बैठने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को स्कूल से भी पढ़ाया गया, बैठने नहीं दिया गया, खिड़की से वो सुनते थे, ये आप भी शायद जान रहे हैं। तो इस विकट परिस्थिति में पढ़ाई करके बाबा साहब इतना महान हो सकते हैं, तो अगर इन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो ये भी उनके बताए मार्ग पे चल के, उनकी विचारधारा पे चल के बच्चे जरूर भारत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसी उम्मीद से हम इस विचारधारा पे चल रहे हैं कि, और वो विचारधारा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उसमें किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं दिखाया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात कही गई है। बाबा साहब की कुछ प्रतिज्ञाएं भी हैं जिन्हें मैं मानता हूँ। जैसे उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि दारू शराब नहीं पीना है, और कुछ भी, एक रोटी कम खाना है, बच्चों को जरूर पढ़ाना है। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, बच्चों के जो है, कई लोग के पिताजी दारू शराब पीते हैं, हम लोग बैठ के 1-1 घंटे 2-2 घंटे उनको समझाते हैं कि चाचा आप ऐसा मत करिए, अपने बच्चे की स्थिति देखिए, वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आप उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अगर आप शराब पिएंगे, आप उसकी अच्छी देख रेख नहीं करेंगे, फिर वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, फिर इसका खामियाजा उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। हम लोग कई लोगों को, हम लोग, ठीक भैया जय, हम लोग कई लोगों से नशा के प्रति उनको समझाए भी कि लोग समझने के बाद छोड़ दिए, क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति समझाने से या फिर डांटने से नहीं छोड़ता है। जब उसके दिमाग में लगेगा कि नहीं मुझे अब छोड़ देना चाहिए, तो कुछ लोगों को हमने बताया कि अगर आप नशा नहीं करेंगे तो आपका लड़का डीएम भी बन सकता है। उन्होंने उसी उम्मीद पे नशा छोड़ के अपने बच्चों को किताब कापी अब मजदूरी। कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी कई ऐसे लोग हैं, अगर से लोग। अच्छा जी, हम लोग कई गाँव में मीटिंग करने जाते हैं। हम लोग शराब पे खुल के बोलते हैं। हमारे यहाँ यही बगल में आप आ रहे होंगे, देखे होंगे, दारू का ठेका है। ठेका है इधर। हमारे यहाँ एक दिन 6 बजे छुट्टी हुई यहाँ पे। ठीक है। बच्चों के जाने के बाद कुछ लोग दारू पी के हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी किए, तो हमने पूरे ठेके को घेर लिया था और हमने मांग की डीएम साहब से कि तत्काल ठेका यहाँ से हटवाया जाए। तब आबकारी विभाग ने आश्वासन दिया है कि 1 मार्च को दुकान हट जाएगी। अच्छा, ये आश्वासन मिला। आप इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं, संविधान की बातें, समानता की बातें, मूल्यों को लेकर जो है, तो ये मैं जानना चाह रहा था कि जब ये सेवा से बर्खास्त हुए
उसके बाद से आपका ये ज्ञान बढ़ा या पहले से ही विचारधारा थी आप? नहीं, अब जो है बच्चों के साथ रह के और इन्हें पढ़ाते हुए, गांव में जाते हुए समाज को समझा, जाना, लोगों को देखा, इससे ज्यादा समझ बढ़ी। तो साथियों, आपने देखा और सुना भी, रवि यादव को नौकरी से जिस लिए भी निकाला गया हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान आपने भी देखा होगा कि एक नागरिक के तौर पर उनके अंदर नैतिक शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जो समझ है वह उन्हें एक बेहतर इंसान के रूप में जरूर दर्शाती है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने साथियों को शेयर करना न भूलें, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।